हूँ मैं आपका अपने चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। इस समय हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी इकाई 10 को, जिसमें हम लगभग रचनाओं को पढ़ चुके हैं। और आज हम अध्ययन करेंगे संस्कृति के 4 अध्याय, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1956 और इसे ठीक 3 वर्ष बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। और इसका प्रकाशन किस संस्था ने किया था? साहित्य अकादमी संस्था ने ही इसका प्रकाशन किया था और ठीक 3 वर्ष बाद इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया। मित्रों, अभी तक एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं कि ये कितने प्रकरणों में विभक्त है या इसके कितने अध्याय हैं। अध्यायों का नाम देकर पूछता है। तो चलिए हम देर न करके शुरुआत करते हैं। 4 अध्यायों में यह आलोचनात्मक निबंध विभक्त है, जिसमें लगभग 4 अध्याय हैं और उन अध्यायों के अंतर्गत प्रकरण बनाए गए हैं और हर अध्याय में अलग अलग प्रकरण हैं। पहले अध्याय में कुल 3 प्रकरण हैं। इस प्रकार से मिलाकर कुल 39 प्रकरण है इसमें। इस वीडियो में आपको अध्यायों के नाम के साथ साथ उनके प्रकरणों के नाम भी संपूर्ण मिल जाएंगे और किस अध्याय में किस विषय पर अधिक जोर दिया गया है इसका भी पता आपको चलेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला ही अध्याय है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। इसमें कुल 3 प्रकरण हैं। दूसरा है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। इसमें कुल 7 प्रकरण हैं। तीसरा है हिंदू संस्कृति और इस्लाम। इसमें कुल 12 प्रकरण हैं। चौथा है आपका अध्याय भारतीय संस्कृति और यूरोप। इसमें कुल 17 अध्याय है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए याद करने योग्य क्या बातें हैं। और इस बार अगर आपने 5 मार्च 2023 का पेपर दिया था तो इस बार भारत दुर्दशा के रचना का भूमिका पूछ लिया था, किसने उसकी भूमिका को लिखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी भूमिका, संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह रचना समर्पित की है दिनकर जी ने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रामधारी सिंह दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको रचनाओं की PDF प्राप्त होगी। प्रश्नोत्तरी भी भेजी जाती है प्रतिदिन। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। आप चैनल के अबाउट पेज में जाकर वहां पर लिंक टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज का ग्रुप दिया हुआ है, वहां पर आप उससे जुड़ सकते हैं। हिंदी के प्रमुख लेखक कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में बिहार प्रांत के बेगूसराय, कहाँ पर? बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट में हुआ था। किसी भी रचना को पढ़ने से पहले उस रचना के रचनाकार के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो थोड़ा हम उनके बारे में जान लेते हैं। दिनकर स्वतंत्रता से पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में तथा स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। इनकी प्रसिद्ध रचना है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, जिसे हम इस समय पढ़ रहे हैं, परशुराम की प्रतीक्षा आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें आपकी यूजीसी नेट में कुरुक्षेत्र लगी हुई है और संस्कृति के 4 अध्याय। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए ये भी रचना आपके यूजीसी नेट में लगी हुई है और अदर स्टेट के TGT PGT में भी रचनाएं लगाई जाती हैं। तो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये, जिसे आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उर्वशी के लिए क्या प्रदान किया गया इन्हें? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यान देने योग्य बातें हैं। और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुचर्चित रचना है। यह हमारे देश के गौरव को पूरा समर्पित है ये रचना, जिसे साहित्य अकादमी ने 1956 में न केवल पहली बार प्रकाशित किया, अपितु आगे चलकर उसे पुरस्कृत भी किया। यह पुस्तक उनकी गहन शोध दृष्टि, मंथन क्षमता, भारतीय संस्कृति से प्रेम की अभिव्यक्ति तो है ही, उनकी विश्लेषण क्षमता का भी सजीव प्रमाण है। दिनकर ने इस कृति में भारत के ऐतिहासिक विकास व संस्कृति के 4 कालखंडों में विभाजित करके देखा है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
कि उन्होंने भारत की संस्कृति को कितने कालखंडों में विभाजित किया। लेखक की मान्यता है कि भारतीय संस्कृति में 4 बड़ी क्रांतियां हुई। उन क्रांतियों को ही उन्होंने अध्यायों का नाम दे दिया। ठीक है, तो यही अध्यायों का नाम किस प्रकार से दिया? 4 क्रांतियों के आधार पे दिया। कोई भी प्रश्न बना सकता है एनटीए कि किस आधार पे अध्यायों का नाम रखा गया है, तो क्रांतियों के आधार पर। ठीक है, उन्होंने अपनी रचना में इसको कहा है। यह पुस्तक लगभग 800 से अधिक पेज की है। तो इस पुस्तकों के अध्यायों के उपशीर्षकों मतलब उसके प्रकरणों को भी यहाँ दिया गया है और उनकी समीक्षा भी इस वीडियो में की गई है। तो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम शुरुआत करते हैं संस्कृति के 4 अध्याय की समीक्षा। संस्कृति के 4 अध्याय हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। एक भारतीय संस्कृति का ये सर्वेक्षण है, अर्थात खोज है। एक तरह से भारत के इतिहास को दिनकर ने अपनी साहित्यिक दृष्टि से समझने का प्रयास किया है तथा विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं पर वे मूर्धन्य इतिहासकारों से मत भिन्नता भी बड़े अधिकार से दर्शाते दिखते हैं। दिनकर ने आर्यों का मूल स्थान भारत को बतलाया है। इसके लिए उपयुक्त तर्क भी प्रस्तुत किए हैं। दिनकर ने भारत की 25 ठीक है लगभग 2500 वर्षों के इतिहास को इस पुस्तक में समेटा है। ये भी प्रश्न बन सकता है। नेहरू जी ने प्रस्तावना में ही संस्कृति शब्द को जिस तरह से परिभाषित किया, यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि भूमिका नेहरू जी ने लिखी है और ये प्रश्न बन सकता है। वह अनुकरणीय है। उनके अनुसार संस्कृति शारीरिक शिक्षा और मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है। यह पुस्तक 4 अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय का शीर्षक भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम ये अध्याय हैं। ध्यान दीजिएगा आप इस चीज को कि कुछ लोग 4 प्रकरण मान लेते हैं, नहीं, 4 अध्यायों के अंतर्गत कुल 39 ठीक है 39 प्रकरण हैं और हर अध्याय का अलग अलग प्रकरणों की संख्या है। तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि प्रथम अध्याय में कितने प्रकरण हैं, तो आप ध्यान देंगे कुल 3 प्रकरण हैं और उन प्रकरणों के नाम भी यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। पहला है भारतीय जनता की रचना, दूसरा है आर्य द्रविड़ समस्याएं तथा तीसरा आपका है आर्य और आर्यतर संस्कृति का मिलन। इस प्रकार से तीनों प्रकरणों की यहाँ पर नाम दिया हुआ है और इन्हीं प्रकरणों में किस बातों की चर्चा की गई है उसका समीक्षा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय के ये उपशीर्षक हैं। उपशीर्षक भी इसको कह सकते हैं। तो यह उपशीर्षक देकर अगर क्वेश्चन बनता है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि प्रकरण को ही उपशीर्षक माना जा सकता है। लेखक के अनुसार पहली क्रांति आर्यों के भारत आने और आर्यांतर जातियों से उनके संपर्क में आने से हुई। आर्य और आर्यांतर जातियों के मेल जोल से जिस समाज की रचना हुई यही आर्य का बुनियादी समाज था और आर्य तथा आर्यांतर संस्कृतियों के मिलने से जो संस्कृति उत्पन्न हुई यही इस देश की बुनियादी संस्कृति कहलाई। आर्य इस देश से बाहर से आए अथवा मूल रूप से यहीं के निवासी थे। इस संबंध में विद्वानों में आज भी मतभेद है। दिनकर का कहना था कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए। ये देखिए प्रश्न बन सकता है कि दिनकर ने आर्य को कहाँ से आया हुआ माना, तो मध्य एशिया से आया हुआ माना है। उन्होंने अपने ग्रंथ में आर्य और आर्यांतर संस्कृति के मिलन की व्यापक चर्चा की है। उनका कहना था कि सभ्यता यदि संस्कृति आदि का भौतिक पक्ष है तो भारत में इसका अधिक विकास आर्यों ने किया। उनकी दृष्टि से वर्ण व्यवस्था कर्मपरक थी, यह स्थिर नहीं गतिशील थी। इस प्रकार से इसकी समीक्षा संपूर्ण हुई। द्वितीय अध्याय को हम देखते हैं। इसमें कुल 7 प्रकरण हैं। ठीक, इसमें कुल कितने प्रकरण हैं? 7 प्रकरण हैं। द्वितीय अध्याय का नाम है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। प्रकरण में पहला नाम है बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध मत, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव। 7वां है लिस्ट एंड लास्ट बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। इस प्रकार से कुल 7 प्रकरणों के नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ये क्या है? इस अध्याय के उपशीर्षक हैं। दिनकर के अनुसार दूसरी क्रांति का सूत्रपात तब हुआ जब महावीर और बुद्ध के नेतृत्व में स्थापित वैदिक धर्म का कर्मकांड बाह्य आडंबर आदि दुर्गुणों से आच्छादित होने लगा।
इस काल में दो प्रकार के लीग थे, लेकिन जो लोग इस धर्म से संतुष्ट नहीं थे वे हठयोग की क्रिया से शरीर को कष्ट देने में ही अपना सुख मानते थे। यज्ञों में दी जाने वाली पशु बलि की अधिकता से उत्पन्न संकट में जैन बुद्ध धर्म की पुष्पित पल्लवित होने का अवसर दिया, किंतु दिनकर ने इस मान्यता को तार्किक खंडन किया है। इसका यहाँ पे उन्होंने किसका खंडन किया है, ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। भारत में इस्लाम के आगमन, हिंदुओं से उसके संबंध, टकराहट तथा समन्वय का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। तो ठीक है, यहाँ पे आप इस्लाम को उन्होंने 1000 वर्ष से अधिक पुराना माना है, किंतु ये संपूर्ण विवादों से घिरा हुआ है। इस प्रकार से आपका दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ, दूसरे अध्याय की समीक्षा संपूर्ण हुई। तीसरा आपका अध्याय है हिंदू संस्कृति और इस्लाम, ये आपका तीसरा अध्याय है। ध्यान देने योग्य बातें हैं इस अध्याय के अंतर्गत। कुल लगभग 12 देखिए प्रकरण यहाँ पर रखे गए हैं बुक के अनुसार, और इन प्रकरणों के नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। पहला है हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, इस्लाम धर्म, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, हिंदू मुस्लिम संबंध। पांचवा है आपका इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव। छठा है आपका भक्ति आंदोलन और इस्लाम, अमृत और हलाहल का संघर्ष आपका सातवां है। आठवां है आपका सिख धर्म। नौवां है कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव। 10वां है साहित्य और भाषा का प्रभाव। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रकरण आपका है उर्दू का जन्म। उर्दू का जन्म इन्होंने किस प्रकार से बताया है, इसमें दिया गया है सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप, इन्होंने यहाँ पर इसकी भी चर्चा की है। इस प्रकार से आपके कुल 12 प्रकरण यहाँ पर उपस्थित हैं। आगे हम बढ़ते हैं इस अध्याय के अर्थात द्वितीय अध्याय के प्रकरणों की समीक्षा हम देख लेते हैं कि इसमें क्या चर्चा की गई है। ये सभी इस अध्याय के उपशीर्षक हैं। इस अध्याय में तीसरी क्रांति पर विस्तृत ढंग से विचार किया गया है। दिनकर ने प्रश्न उठाया है कि किस राह पर चलकर हिंदू मुसलमानों के और मुसलमान हिंदुओं के अधिक निकट आ सकता है। उनका कहना था कि गजनवी और गोरी के साथ इस्लाम भारत पहुंचा। किसके अनुसार? गजनवी और गोरी के साथ इस्लाम भारत आया था, इन्होंने कहा है दिनकर जी ने। तो यहाँ ये पंक्तियां देकर पूछ सकता है। इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव परिलक्षित होने लगा, जिसके फलस्वरूप भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। भक्ति कला शिल्प पर भी इस्लाम ने बहुत प्रभाव डाला। जाहिर सी बात है, मुगल काल की कलाएं, जो भारतीय कलाएं थी, बहुत ही उत्कृष्ट अर्थात चरम उत्कर्ष पर थी। इस समय की चित्रकला और स्थापत्य कला ने भारत में बहुत ही अनोखा स्थान स्थापित किया है। साहित्य तथा भाषा के क्षेत्र में इस्लाम की झलक दिखाई दी, जिसके फलस्वरूप उर्दू भाषा का जन्म हुआ। ठीक, उर्दू भाषा का जन्म इन्होंने कब से माना? मुगल के समय से माना है। इस अध्याय के अंत में दिनकर जी ने स्त्रियों की स्थिति तथा शिक्षा और भाषा की स्थिति पर भी विचार किया है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि तीसरे अध्याय में ही स्त्रियों की शिक्षा तथा भाषा पर की स्थिति पर विचार किया गया था। अब इस पुस्तक का जो है अंतिम तथा चतुर्थ अध्याय है भारतीय संस्कृति और यूरोप। ठीक है, इसमें कुल लगभग आपके 17 प्रकरण हैं आपके। तो ध्यान दीजिए कौन कौन से प्रकरण हैं, यहाँ पे उसके नाम दिए गए हैं। भारत में यूरोप का आगमन, ये पहला ही प्रकरण है, ये पहला प्रकरण है। शिक्षा में क्रांति दूसरा है आपका। ईसाई धर्म और भारतीय जनता तीसरा। चौथा है हिंदू में नवोत्थान। पांचवा है ब्रह्म समाज। छठा है महाराष्ट्र में नवोत्थान। सातवां है आर्य समाज। आठवां है थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज। धर्म के जीते जागते स्वरूप रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, परमहंस रामकृष्ण, इस पर प्रश्न आया हुआ था इस बार 5 मार्च यूजीसी नेट में। इसमें इन्हीं के ऊपर प्रश्न पूछा था कि इन्होंने कौन कौन सी अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। अगला है आपका धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण। 10वां है आपका कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद। 11वां है प्रवृत्ति का, ठीक है, प्रवृत्ति का उत्थान लोकमान्य तिलक। 12वां है आपका स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद। 13वां है आपका भूमि का स्वर्गीकरण। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या क्या किया है। भूमि को स्वर्गीकरण किसने बनाया और स्वर्ग को भूमि पर किसने लाया। ठीक, ये बातें ध्यान देने होगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चौथा है
अध्याय और इसके जितने प्रकरण हैं 17 ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये भी प्रश्न देख के पूछ सकता है कि जिस प्रकार से अंधेरे में कविता में पूछा था ना कि अंधेरे में कविता में कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम आया हुआ है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि 17वें प्रकरण में अर्थात जो पूरा चौथा अध्याय है उसके जो 17 प्रकरण हैं उसमें किन किन प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम आए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको सभी नाम दिया गया है। इसी प्रकार से मित्रों, अगर आप इस संस्कृति के 4 अध्याय को पढ़ रहे हैं तो इसे संपूर्ण तरीके से पढ़िए, ठीक है। समीक्षा तो पढ़ ले रहे हैं आप, ठीक है, समीक्षा तो जानना जरूरी है क्योंकि यह पुस्तक काफ़ी बड़ी है, 800 पेज की है। तो इसमें जो ये प्रकरण है, प्रकरण में किस चीज़ की चर्चा हुई, इसे अगर पढ़ लेंगे इसकी हेडिंग को, तो आपको अच्छे से ये रचना याद आ जाएगी और समझ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रामकृष्ण परमहंस का नाम, स्वामी विवेकानंद का नाम, तिलक जी का नाम आया है, अरविंद जी का नाम आया है, और भूमि को स्वर्ग बनाया था महात्मा गांधी का प्रयोग, ठीक, और भूमि स्वर्ग को भूमि बनाया था महायोगी अरविंद जी ने। इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रकरण, एक प्रकरण देके इन लोगों को रख दिया गया है। 14वां आपका है विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 15वां है मुस्लिम नवोत्सव। 17वां आपका है मोहम्मद इकबाल। और आपका लिस्ट एंड लास्ट है भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान, ये लास्ट आपका ये प्रकरण है। इस प्रकार से ये आपके चारों अध्याय के प्रकरण संपूर्ण हुए और इस प्रकरण में देखिए क्या क्या चर्चाएं की गई हैं, इसकी समीक्षा यहाँ पर प्रस्तुत है। इन प्रकरणों को उपशीर्षक भी कहा जा सकता है। दिनकर के अनुसार चौथी क्रांति भारतीय संस्कृति और यूरोप के संबंध पर आधारित है। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, फिर डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज देश में व्यापार करने आए, अपने उपनिवेश स्थापित करने लगे। बक्सर युद्ध, ठीक है, इसमें देखिए बक्सर की युद्ध की चर्चा हुई, इसलिए यहाँ इसको ले लिया गया है कि मैंने इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ रख लिया कि पूछ सकता है कि संस्कृति के 4 अध्याय में कौन सी युद्ध की चर्चा हुई। तो बक्सर का युद्ध 1764 बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। अंग्रेजों की विजय ने भारत में ब्रिटिश सत्ता को सुदृढ़ बनाने में योगदान दिया। धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। पश्चिमी संसार के संपर्क में आने के बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा की पद्धति का विस्तार हुआ। इसमें ईसाई मिशनरियों का व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ। हमारे हिंदी में इस मिशनरी का बहुत ही योगदान है। अंग्रेजों के साथ बने संपर्क ने देश की जनता में किस प्रकार से आत्मचेतना उत्पन्न की, किस प्रकार से विभिन्न समुदायों में पुनर्जागृति की भावना उत्पन्न की। इसके साथ साथ नवजागरण आंदोलन के प्रवर्तकों राजा राम मोहन राय, ठीक है, यहाँ पर नवजागरण का प्रवर्तक के रूप में इन्हें माना गया है, के साथ साथ लोकमान्य तिलक, अरविंद, महात्मा गांधी, राधा कृष्णन, मोहम्मद इकबाल आदि का विचार भारत के मुक्ति संग्राम में, ठीक है, भारत के मुक्ति संग्राम, इस संग्राम की यहाँ चर्चा की गई है। ध्यान दीजिएगा आप इस बात को, ये भी दे के पूछ सकता है कि कौन से संग्राम की चर्चा की गई है संस्कृति के 4 अध्याय में। तो मुक्ति संग्राम में उनके योगदान की व्यापक चर्चा है। यह ग्रंथ आधुनिक राजनीति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के अतीत का प्रत्यक्षीकरण है। इस पुस्तक के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि हमें अपने देश की विरासतों पर गर्व क्यों करना चाहिए तथा अपनी संस्कृति से प्रेम क्यों करना चाहिए। ठीक है, इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यही है कि क्या हमारा गौरव है और हमें अपनी संस्कृति से क्यों प्रेम करना चाहिए, इसका क्यों रक्षा करनी चाहिए। भारत में होने वाले सभी धार्मिक जागरणों, भक्ति जागरणों में तुलसी, यहाँ पे देखिए 3 कवियों के नाम भी आए हुए थे, इसलिए इस लाइनों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि तुलसी, कबीर और गुरु नानक, ठीक है, इन्हीं 3 कवियों को यहाँ मुख्य रूप से रखा गया है कि तुलसी, कबीर और गुरु नानक भी थे। इनका उद्देश्य समाज सुधार था, लेकिन विवेकानंद जी ने पश्चिम से वैज्ञानिकता पर सीख लेने के लिए जोर दिया, लेकिन साथ ही साथ अपने दर्शन संस्कृति पर गर्व करने की बात भी कही। तो यहाँ पर देखिए सारांशता हम कह सकते हैं, मतलब सारांश रूप से, संक्षिप्त रूप से हम कह सकते हैं कि इस पुस्तक से हमें अपनी संस्कृति विरासत की पूरी जानकारी मिलती है तथा हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होता है। हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि हमने
पश्चिम से क्या, पश्चिम से कम लिया और दिया अधिक है वहाँ पर, इस बात का ध्यान देना है। इसने दिनकर जी ने यही कहा है कि इस देश की संस्कृति के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान है, केवल एक व्यक्ति के योगदान से नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का योगदान है। इस पुस्तक में प्रागैतिहासिक युग की से लेकर आधुनिक काल तक के भारत की संस्कृति का इतिहास लिखा गया है, रचा गया है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह देश और वह जाति अधिक और महान समझी जानी चाहिए, जिसने विश्व के अधिक से अधिक देशों, अधिक से अधिक जातियों की संस्कृति को अपने भीतर रखकर उन्हें पचा करके बड़े बड़े से समन्वय को उत्पन्न किया, अर्थात सामंजस्य की स्थिति रख दी है। भारत देश और भारतीय जाति इस दृष्टि से संसार में सबसे महान है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न बन सकता है कि दिनकर जी ने किस जाति को सबसे महान माना है, तो यहाँ पे भारतीय जाति उन्होंने रखा, कोई एक विशेष जाति नहीं रखा। भारत में रहने वाले सभी लोगों को भारतीय जाति बताकर उन्होंने इसे क्या कहा है, सबसे महान कहा है। क्योंकि यहाँ की सामासिक संस्कृति में अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियां पची हुई हैं, ये दिनकर जी ने लिखा हुआ है। इस प्रकार से लेखक ने भारतीय संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ बताया है। पुस्तक बहुत ही अच्छी है, ये जो रचना है बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहेंगे तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका मिल जाएगा, जाइए उसे जरूर ज्वाइन करिए। और लगभग ये 800 से अधिक पेजों की है, तो आप अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ये पूर्ण हो जाएगी। धीरे धीरे अगर आप एक दिन में भी 10 पेज पढ़ते हैं तो ये रचना पूर्ण हो जाएगी। और नहीं तो यहाँ पर इसकी पूरी समीक्षा दी गई हुई है, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं गया है, सब कुछ ऐड किया गया है। इस प्रकार से आपकी परीक्षा की अच्छी तैयारी इस वीडियो से हो सकती है। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, इसकी भूमिका में दिनकर जी ने भी कुछ लिखा है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू तो लिखे ही हैं, लेकिन दिनकर ने जी जो लिखा था तो मैंने उसका यहाँ पर संकलन कर लिया है। इस पुस्तक की भूमिका में रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ठीक, इस तरह से मानचित्र में आपका है ना कि उत्तर इधर, दक्षिण इधर है और पूरब इधर है, पश्चिम इधर है। तो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, जहाँ भी हिंदू बसते हैं उनकी संस्कृति एक है। ठीक है, पूरी संस्कृति को उन्होंने क्या मान लिया, एक है। एवं भारत की प्रत्येक क्षेत्रीय विशेषता हमारी इसी सामाजिक संस्कृति की विशेषता है। तथा तब हिंदू एवं मुसलमान हैं जो देखने में अब भी दो लगते हैं, लेकिन किंतु उनके बीच की भी सांस्कृतिक एकता विद्यमान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने कह दिया कि क्या है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम की संस्कृति एकता को एक कर दिया है, जो उनकी भिन्नता को कम करती है, दुर्भाग्य की बात है। ठीक, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दुर्भाग्य की बात है कि हम इस एकता को पूर्ण रूप से समझने में समर्थ नहीं रहे। यह कार्य राजनीति नहीं, शिक्षा और साहित्य के द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। तो निष्कर्षतः देखिए क्या कहा जा सकता है कि हम इस पुस्तक द्वारा भारत की संस्कृति को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं तथा भारतीय संस्कृति पर गर्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लगभग मैंने पूरी पुस्तक की समीक्षा यहाँ प्रस्तुत की है। तो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण कथन जो कि हूबहू पुस्तक से लेकर यहाँ पर लिख दिए गए हैं और कथनों को देकर पूछा जाता है। संवादों का क्रम, आजकल NTA क्या कर रहा है कि संवादों का क्रम पूछ रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कथन थे मैंने उसको यहाँ पर ले लिया। और एक कविता, एक तरह से एक पंक्ति या दोहा, कविता जो भी आप कहिए, इसको यहाँ पर पुस्तक से लेकर यहाँ पर रखी गई है। उस कविताओं को देकर पूछ सकता है कि क्या किस पुस्तक की कविता है या किस रचना की कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम कथनों को। संस्कृति के 4 अध्याय की समीक्षा ग्रंथ के महत्वपूर्ण उद्धरण अर्थात कथन। यहाँ आर्य हैं, यहाँ अनार्य हैं, यहाँ द्रविड़ और चीनी वंश के लोग हैं, शक, हूण, पठान और मोगल, न जाने कितनी जातियों के लोग इस देश में आए और सबके सब एक ही शरीर से समाकर एक हो गए। ये पहला कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं वह आदि से अंत तक ना तो आर्यों की रचना है और न द्रविड़ों की, प्रयुक्त उसके भीतर अनेक जातियों का अंशदान है। ठीक है, उन्होंने भारतीय संस्कृति को आर्य माना ही नहीं, न द्रविड़ माना, उन्होंने अनेक जातियों का इसमें योगदान मान लिया। और यह संस्कृति रसायन की प्रक्रिया से तैयार हुई है। तो आप रसायन जानते हैं ना,
तैयार होती है, तो रसायन की प्रक्रिया से तैयार हुई है, उसके भीतर अनेक औषधियों का रस समाहित है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगी मुझे, और ये लाइन हूबहू दे के पूछ सकती है, तो इसे आप जरूर ध्यान दें। एक तरह से और पहचान सकते, जहाँ भी जिन लाइनों में संस्कृति शब्द आए तो ये जान लीजिएगा बस ये कोई और रचना नहीं, संस्कृति के 4 अध्याय से ही ये लिया गया है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं। अगला हम बढ़ते हैं तीसरा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक, ये जैन धर्म के उपदेश थे, हिंदुत्व के नहीं। जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का भी हिंदू धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका उत्तर अगर हम एक शब्द में देना चाहें तो शब्द है अहिंसा। इन्होंने अहिंसा को मोस्ट इंपॉर्टेंट मांगा है, और यह अहिंसा शारीरिक ही नहीं बौद्धिक भी रही। शैव वैष्णव धर्मों का उत्थान जैन और बौद्ध धर्मों के बाद हुआ। ठीक, सबसे ज़्यादा उत्थान पहले देखिए क्या हुआ है कि शैव और वैष्णव धर्मों का उत्थान सबसे पहले इन्होंने माना है। ठीक, जैन और बौद्ध धर्मों का तो बाद में माना है इन्होंने, और यही सत्य है। शायद यही कारण है कि इन दोनों मतों, विशेषतः वैष्णव मत में अहिंसा का ऊंचा स्थान है। ठीक, अहिंसा का ऊंचा स्थान इन्होंने रखा है। बढ़ते हैं अगले कथन की ओर। 5वां आपका है, बौद्ध धर्म मुख्यतः आचार धर्म है। ठीक है, आचार धर्म है अर्थात मुख्य है। कुछ जानते थे कि मनुष्य का अच्छा या बुरा होना, सुख या दुख पाना उसके धर्म और चरित्र पर निर्भर करता है। 6वां है, भारत में इस्लाम का प्रचार तलवार से कम, जजिया के भय से बहुत कम, किंतु सूफी, देखिए यहाँ पे उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है कि सूफी संतों के प्रभाव से ही हुआ था। इन्होंने क्या कहा, इस्लाम का सबसे ज़्यादा प्रचार किससे हुआ। अगर इस तरह से प्रश्न बन जाए एनटीए में कि दिनकर ने इस्लाम का प्रचार सबसे अधिक किससे माना है, तो कुछ लोग कहेंगे कि मुगलों से, ऑप्शन में दे देगा मुगलों, जजिया के कर से, नहीं, तो यहाँ उत्तर होगा आपका सूफी संतों के प्रभाव से बहुत अधिक हुआ। 7वां आपका है, मनुष्य के कपड़ों पर बटन इटली और धागे रूस के होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन था, किंतु इतने से ही वह रूसी या इटालियन नहीं हो जाता। देखना यह चाहिए कि उसका मन, उसकी सोचने की मुद्रा रूसी या इटालियन हुई या नहीं। जब तक साहित्य का विश्वास नहीं बदलता, भावधारा परिवर्तित नहीं होती, तब तक साहित्य में आने वाले परिवर्तन की घोषणा नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार से 7वां ये कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने बटन कहाँ का माना है, इटली, और धागे रूस के। ठीक, और 8वां आपका कथन है, यहाँ पे 18 लिखा कि 8वां कथन है, यदि हम हृदय से विश्वास करें तो अवास्तविक, ठीक, अवास्तविक और असत्य भी सत्य का रूप ले लेते हैं, यद्यपि यह स्थिति टिकाऊ नहीं होती। 9वां कथन है आपका, संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज होती है। ठीक है, अपेक्षा महीन चीज होती है, यह सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती जैसे दूध में मक्खन। अब देखिए उन्होंने संस्कृति और सभ्यता के अंदर से क्या कहा है उन्होंने कि सबसे अधिक कौन सी चीज़ें अपेक्षा महीन होती हैं दूध में मक्खन। ठीक है, दूध में मक्खन, फूलों में सुगंध। सभ्यता की अपेक्षा यह टिकाऊ भी अधिक होती है, क्योंकि सभ्यता की सामग्रियां टूट फूट कर विनष्ट हो सकती हैं, लेकिन सभ्यता का विनाश उतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। अब देखिए जो कविता यहाँ पर आई हुई है, पंक्तियाँ, वो यहाँ पर इस प्रकार से है। 10वां आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देकर पूछ सकता है कौन सी कविता इस रचना में आई हुई है। तो हेधाय आर्य, हेथा अनार्य, हेथाय द्राविड़, चीन सकहूड़ दल, पाठान मोगल एक देहें हेलोलीन। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर इसको कहा है। लिस्ट और लास्ट आपका कथन है 11वां, भारत में दोनों बातें एक साथ बढ़ी। कौन सी बातें? एक ओर तो विचारों और सिद्धांतों में हमने अधिक से अधिक उदार और सहिष्णु होने का दावा किया, दूसरी ओर हमारे सामाजिक आचार्य अत्यंत संकीर्ण होते गए। यह विभक्त व्यक्तित्व, सिद्धांत और आचरण का यह विरोध आज तक हमारे साथ है और आज भी हम उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। इस प्रकार से ये आपकी रचना संपूर्ण हुई। यूजीसी नेट की इकाई 10 की और रचनाएं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। यूजीसी नेट की लगभग 10 इकाइयों में संकलित रचनाएं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी।
आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से इकाई 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी रचनाएं अपलोड की गई हैं देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रचना के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन को जारी रखें और प्रतिदिन जरूर पढ़ें। धन्यवाद।